ओरिजिन अगर हम बहुत पहले देखें तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में देखा गया है, पाया गया है, लेकिन मॉडर्न साइंस में कॉन्सेप्ट है 1975 में मैथ्स एंड क्रिस्टियन मूलर ने स्पेन में रीडिस्कवर किया कुछ टेक्स्ट के थ्रू, और उसके बाद में उन्होंने इसको प्रचारित प्रसारित किया बेसिकली कनाडा और यूएसए में, उसके वहीं से ये इंडिया में भी आया। तो एंजेलॉलजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि 72 एंजल्स के साथ में हम लोग काम करते हैं। इनफैक्ट एंजल्स भी एनर्जी ही हैं जो हमारे अंदर हैं, हम में से प्रत्येक के अंदर ये एनर्जीज हैं। और ये जो अपन हिंदुइज्म में 36 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं, उसी के सिमिलर कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ हम 72 एंजल्स की बात करते हैं। तो वो सारे एंजल्स जो हैं परमपिता परमेश्वर के ही वर्च्यूज को लेकर काम करते हैं जो हम सब में हैं। एंजेलॉलजी ये कोशिश करता है कि हम उन वर्च्यूज को अपने अंदर पहचानें, रीडिस्कवर करें, ताकि हम अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकें। मतलब ये जो टेक्निक है, हाउ इट अफेक्ट्स अ पर्सन, किस तरह से इफेक्ट करती है? इसमें ये होता है कि जैसे अपन मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसी प्रकार रेसिटेशन होता है, तो डिफरेंट एंजल्स को हमको इन्वोक करना होता है। जैसे कि अगर हम ले कि किसी को नौकरी ढूंढने में परेशानी हो रही है या उसको लग रहा है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हम एंजल मेनाडेल को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उस व्यक्ति की हेल्प करे, और वो अगर उनका रेसिटेशन करते हैं तो वो डेफिनेटली आकर उनको हेल्प करती हैं। है उन्हीं के अंदर, पर उन्हें इन्वोक करना पड़ता है, उन्हें बुलाना पड़ता है, उनसे मदद मांगनी पड़ती है। इसी प्रकार से अगर हम कोई दूसरी टाइप की प्रॉब्लम देखें कि अगर किसी को लेटर से कि विजनरी, अपने बिजनेस में विजनरी बनना है कि हाँ आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो इन दैट केस EIL एंजल को हमको इन्वोक करना होगा। वो आपको फोरसाइट देते हैं कि किस तरीके से आप आगे की आगे सोच रख सकते हैं और बढ़ा चढ़ा सकते हैं। तो डिफरेंट एंजल्स की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं जिनको कि हम समझ के और रेकमेंड करते हैं क्लाइंट को कि आप इन एंजल को इन्वोक करेंगे तो आपका ये काम बनेगा। That is a problem, पता देते हैं you choose an angel for that person, उसको आप इन्वोक करते हैं। या तो प्रॉब्लम या कोई क्वालिटी अपने अंदर में डेवलप आपको करनी हो स्पेशली, तो दोनों ही केसेस में हम एंजेलॉलजी यूज कर सकते हैं। एंड मैम ये जो नेक्स्ट टेक्निक है मेल्किज़ेडेक, व्हाट एग्जैक्टली दिस टेक्निक इज ऑल अबाउट? मेल्किज़ेडेक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एनर्जी को होलोग्राम के थ्रू सिंबल्स इंपोज करके यूज करते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि फ्लावर ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्रिक सेक्रेड ज्योमेट्रिक फिगर होता है फ्लावर ऑफ लाइफ, और उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के जो सिंबल्स हैं जिनका अलग अलग पर्पस है उसे पहले इंपोज करते हैं और फिर उसको उस क्लाइंट के पर्टिकुलर चक्र पे प्रोजेक्ट करके और उसको हील करने की कोशिश करते हैं। अगर हम मेल्किज़ेडेक सिंबल्स, वैसे तो 36 हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। सपोज किसी को फिजिकल हीलिंग की आवश्यकता है, तो ये जो हील सिंबल है इसको हम पहले फ्लावर ऑफ लाइफ में डालेंगे और फिर उस व्यक्ति के पर्टिकुलर चक्र पे, जैसे रूट चक्र पे हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी फिजिकल हीलिंग होगी। सपोज किसी को कोई अपने क्रिस्टल्स क्लेंस करने हैं या अपने ऑफिस में उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो एनवायरनमेंट को क्लेंस करना है तो हम क्लेंस सिंबल को प्रोजेक्ट करते हैं उस स्पेस में। इसी प्रकार से पावर सिंबल है कि किसी को अगर विल पावर बढ़ानी है या अपना करेज और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो हम पावर सिंबल का यूज़ करते हैं। प्रोटेक्शन, अपने लव्ड वंस का प्रोटेक्शन करना हो, अपने घर का प्रोटेक्शन करना हो, अपने किसी प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करना हो तो हम प्रोटेक्शन सिंबल को यूज़ करते हैं। एम्पावरमेंट में ये होता है कि आपका पावर दुगनी हो जाती है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो इन सब सिंबल्स के अलग अलग उद्देश्य हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार के सिंबल हमारे अंदर ही है। नहीं, ये सिंबल्स अंदर नहीं है, इनको हम चक्रों पे इंपोज करते हैं थ्रू मेडिटेशन। जी मैम, तो व्हाट एग्जैक्टली इसके कितने लेवल्स हैं, क्या है? इसके 5 लेवल्स होते हैं, उसके बाद मास्टरशिप होती है। तो जो फर्स्ट लेवल है वो फिजिकल लेवल होता है, उसके बाद में इमोशनल लेवल होता है जिसको यूनिवर्सल भी कहते हैं, फिर एक्स्ट्रा यूनिवर्सल होता है थर्ड लेवल, उसके बाद में गैलेक्टिक होता है और उसके बाद में गॉड कॉन्शियसनेस होता है। अगर कोई व्यक्ति ये 5 लेवल्स कर लेता है तो फिर वो मास्टरशिप के लिए एलिजिबल होता है। जैसे अपने मैनेजमेंट में PhD का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें मास्टरशिप है। फाइन, ओके। बट तब मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछूंगी व्हिच इज क्वाइट वेल नोन टू द पीपल, दैट इज कॉल्ड रेकी। रेकी क्या है?
रेकी एक स्पिरिचुअल विजडम है, ईश्वरीय विजडम है, जो कि हमारे चारों तरफ है। इट इज़ अगेन यूनिवर्सल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, और हम एक चैनल बन जाते हैं अपने सातों चक्रों को अगर हम अट्यूनमेंट के द्वारा खोल लेते हैं तो वो रेकी एनर्जी हमारे अंदर चैनलाइज हो सकती है। उसके बाद या तो टच थेरेपी के द्वारा, या अगर किसी ने लेवल 2 पर रखा हो तो ओवर द डिस्टेंस एक जगह से बैठे हैं आप दूसरी जगह भी रेकी देकर और हीलिंग कर सकते हैं। How does this type of healing work? किस तरह से work? Again at all the different levels, फिजिकल हीलिंग भी होती है। आपको अगर अस्थमा की किसी को प्रॉब्लम है, या किसी को माइग्रेन्स की प्रॉब्लम है, या कोई ड्रग एडिक्ट है, तो फिजिकल एलिमेंट्स भी रेकी से हील होते हैं। अलग अलग जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, अलग अलग जो हमारे चक्र हैं, उन सब का सिग्निफिकेंस है कि किस जगह पे अगर हम रेकी देंगे तो किस प्रकार से हीलिंग होगी। जनरली फिजिकल लेवल की हीलिंग के लिए हमें रूट चक्र पे रेकी देनी होती है। इंट्यूशन या इंसाइट किसी को अपना डेवलप करना है तो उसके लिए हम थर्ड आई चक्र पर हीलिंग देंगे। किसी को अगर गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्टिविटी या डिवाइन पावर से कनेक्ट होने का ज़्यादा प्रायोरिटी है तो हम क्राउन चक्र पे रेकी देते हैं। तो रेकी का भी अगेन चक्रों से रिलेशनशिप है। इनफैक्ट जिस व्यक्ति को हमें रेकी देनी होती है, अगर 1 to 1 देनी है टच थेरेपी के द्वारा, तो हम कुछ स्टोन्स का भी यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं अलग अलग कलर्स के स्टोन्स हैं, तो ये हमारे चक्र भी अलग अलग कलर्स से रेजोनेट करते हैं। तो ये हम स्टोन्स भी उसके डिफरेंट चक्रों पे रख के और हम रेकी देते हैं, जिससे वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ओके, ये रेकी क्या कोई भी सीख सकता है? कोई भी, इट इज फॉर एवरी वन ऑफ अस। इनफैक्ट आपको एक बात बताऊं, ये जो रेकी एनर्जी है ये हमारे अंदर लेटेंट होती है। चाइल्डहुड में हम सब में ये प्रेजेंट होती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दूसरी विकृतियां हमारे अंदर डेवलप होती जाती हैं, तो ये सुषुप्त हो जाती है लेटर से। और इसी वजह से अट्यूनमेंट के द्वारा हमें अपने सारे चक्र खोलने पड़ते हैं, खुलवाने पड़ते हैं रेकी ग्रैंड मास्टर से, ताकि हम वापस से एलिजिबल हो वो एनर्जी रिसीव करने के लिए। Okay, so the Reiki is all about making you positive. Definitely, it is very positive energy. There is nothing negative about it. In fact, जब हम किसी पेशेंट को भी ट्रीट करते हैं, उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस भी हमें नहीं आ सकते। Of course, हमें उसके लिए प्रोटेक्शन कवर बनाना पड़ता है, लेकिन we don't get affected किसी और के नेगेटिविटी से। Reiki is so strong because it is divine energy. But although you are saying everything about this कि ये concept है, हमें positive करती है, cure करती है, but I think आजकल हम इस society में it's more about we believe in scientific things and we believe in logical things. ये कहीं ना कहीं belief पे depend करती है शायद कुछ हद तक। क्या ये exactly belief पे है? There is some logics and everything behind it. Because बहुत सारे लोगों को confusion रहता है इन चीज़ों में, कुछ लोग neutral रहते हैं इसमें। What exactly you want to say to them? I feel it is a combination of belief and faith, both. So although all these spiritual techniques and ये जितनी भी विधाएं हैं, since they fall under the spiritual realm, spirituality is a very personal matter, है ना? तो आपका जो perception होगा वो मेरे perception से differ कर सकता है। और जहाँ तक scientific logic का सवाल है, इसमें vibrations हम feel कर सकते हैं। You feel the vibration। जैसे अगर टच थेरेपी के द्वारा अगर मैं रेकी दे रही हूँ आपको प्रेशर पॉइंट्स पे या चक्रों पे, तो आपको वो वेव्स फील होंगी। So it is very scientific. You actually have evidence also that yes, there is this energy. Yes, it does exist, and of course results तो सामने आते ही हैं। हाँ, it is not magic that you do it right away और अभी के अभी आपको मिल जाए। It also depends. Suppose किसी की बहुत पुरानी बीमारी है तो उसको 21 डेज के भी सेशंस लेने पड़ेंगे। अगर इतना ज़्यादा क्रॉनिक केस नहीं है तो 7 दिन के सेशन से भी व्यक्ति को फर्क पड़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस लेवल तक, किस हद तक उसको रिक्वायर्ड है। So tell me something about tarot. What is tarot? टैरो की अगर अपन उत्पत्ति की बात करें तो अगेन काफ़ी मान्यताएं हैं, बट ओरिजिनली दिस इज फ्रॉम इजिप्ट। मिस्र से आई हुई एक कला है जो कि मिडिल एजेस में 14th सेंचुरी के आसपास ये यूरोप में जाके काफ़ी प्रचलित हुई। और जो यूरोप में इसको पॉपुलराइज किया गया वो भी मेजरली इटली एंड फ्रांस में इसका बहुत ज़्यादा हुआ। जो पहला एविडेंस हमें टैरो का मिलता है वो फ्रांस में टैरो डेक हैंड पेंटेड हमें दिखे। इंडिया में ये काफ़ी लेट आया है, लेकिन
ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनली टैरो वाज इन इंडिया, पर तब क्या बहुत कम लोगों के पास में रेस्ट्रिक्टेड था, इसलिए जनरल पब्लिक को इसके बारे में नहीं पता था। टैरो बेसिकली एक सेट ऑफ 78 कार्ड्स होते हैं जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेजर अरकेना एंड माइनर अरकेना। अरकेना शब्द जो है उसका मतलब होता है सीक्रेट। तो जो मेजर अरकेना है वो हमारी लाइफ की मेजर इवेंट्स को डिपिक्ट करता है, और जो माइनर अरकेना है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे सूट ऑफ कप्स होता है, उसमें सूट ऑफ वॉन्ड्स होता है, सूट ऑफ सोर्ड्स होता है एंड सूट ऑफ पेंटिकल्स होता है। तो हर सूट में पॉजिटिव कार्ड्स भी होते हैं और नेगेटिव कार्ड्स भी होते हैं। जब कोई व्यक्ति टैरो रीडिंग करता है तो उसे पहले कार्ड से कनेक्ट होना पड़ता है। तो अगर मेरे टैरो कार्ड्स हैं, जैसे जनरली आई यूज राइडर वेट, अलग अलग टाइप के टैरो डेक्स होते हैं, आई विल शो इट टू यू। मैं जो कार्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ और मेडिटेट करती हूँ, दिस इज द राइडर वेट डेक। तो ये जो डेक है इसमें जैसे मेडिटेट भी करना होता है आपको कनेक्ट करने के लिए, मैं तो इसको रेकी भी देती हूँ सो दैट यू नो आई गेट कनेक्टेड। इन सब चीज़ों से होता ये है कि द कार्ड्स बिकम योर्स एंड व्हेन यू रीड, आप जब कार्ड से रीडिंग करते हैं, रीडिंग इज वेरी वेरी एक्यूरेट। Okay, that means some energy develops in this and you connect your energy with it. Yes, yes. Your energy becomes one with the card's energy. And therefore you are able to make more accurate prediction. It's something like जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं और क्वार्क्स भी होते हैं, अपन देखते हैं उसी प्रकार से टैरो अगर आप खेल की तरह करेंगे तो ये बहुत ही नौसिखी बात हो जाएगी, और अगर आप उसमें मेडिटेट करेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा स्पेशल है। कंफ्यूजन लोगों को बहुत रहता है कि हाउ कैन एनीवन प्रेडिक्ट विद दिस, एंड आपने कुछ निकाला वो आपका फ्यूचर कैसे हो सकता है, कुछ इसके बारे में बताइए किस तरह से, मतलब यू जस्ट पिक द कार्ड एंड यू बिगिन टू से एवरीथिंग अबाउट दैट। तो एक नॉर्मल लेमैन डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, कैसे विश्वास करें उन ये एक भ्रांति छोड़नी भी चाहिए। ये इस तरीके से होता है कि एक तो डेक्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको राइडर वेट बताया, इसी तरीके से जैसे दूसरे डेक्स हैं, जैसे मिरेकल कार्ड्स हैं, तो ये मोरलेस आप देखेंगे जो अपने देवी देवता हैं उनके ऊपर बेस्ड है ना। तो मिरेकल कार्ड्स है दूसरा, तीसरा ओशो ज़ेन, इसी तरीके से इजिप्शियन कार्ड्स होते हैं, और ओरेकल ऑफ द रामा, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ डेक्स मार्केट में हैं। कुछ तो सिर्फ पिक्टोग्राफिक हैं, सिंबोलिज्म उनमें होता है, सिंबल्स होते हैं, आपको सिंबल समझना जरूरी है, उन सिंबल्स से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति के बारे में क्या प्रेडिक्शन आया है। आप उसमें मेडिटेट कर चुके हैं, उसके बाद जो सिंबल निकल के आते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है टैरो रीडिंग में कि जनरली हम एक कार्ड निकाल के या 2-3 कार्ड निकाल के बोल देते हैं कि ये आपका फ्यूचर होगा, लेकिन जो सीरियसली टैरो रीडिंग करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्प्रेड्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल स्प्रेड तो होता है 1 कार्ड स्प्रेड, जिसका आपने बताया कि एक कार्ड कोई निकाल के बताता है। उसके बाद में 3 कार्ड स्प्रेड और सिंपल है उसी के जैसा, जिसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आप व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड स्प्रेड्स होते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप स्प्रेड, कि आपका दूसरे व्यक्ति से रिलेशनशिप कैसा है, आज कैसा रहेगा फ्यूचर में। कुछ प्रॉस एंड कॉन्स स्प्रेड होते हैं कि सपोज आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि इसके क्या प्लसेस होंगे क्या माइनसेस होंगे। इसी प्रकार से सन डायल स्प्रेड होता है, सेल्टिक क्रॉस होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के स्प्रेड्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट किस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में जानना चाहता है। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा टैरो में पढ़ा होगा, उसने इसकी रिसर्च की होगी, उसको इन सारे स्प्रेड्स का ज्ञान होता है और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्प्रेड लेआउट करके और आंसर देता है। But what exactly these dragons are? Oh, this is more related to Feng Shui. This is more related to Feng Shui. And Feng Shui, as you know, is placement of objects to balance the elements. What exactly they hold? They are very positive in energy. और अगर आप अपने घर के या ऑफिस के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में ड्रैगन्स को रखते हैं तो they give you very positive results. Positive. Yes. So again, like Feng Shui is a Chinese system, as you know. But how they give a positive result? They create a positive environment. एक feeling आती है आपको, और what exactly? या सब कुछ positive होने लग जाता है? नहीं, they create a balance. They create a balance in the environment. तो आपके अगर घर में अगेन उसके लिए भी स्क्रीनिंग करते हैं फेंग शुई के लिए भी कि कहाँ पे इम्बैलेंस है। जैसे वास्तु होता है अपना इंडियन सिस्टम, सिमिलर इज फेंग शुई ऑल्सो। तो एक घर में कौन सा कोना, रिलेशनशिप हुआ या वेल्थ हुआ, कहाँ पे कमी है
उस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट्स का प्लेसमेंट करते हैं। ये अभी तो मैं सिर्फ ड्राइंग्स कैरी कर रही हूँ, जैसे अगर किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो हम उसके साउथ कॉर्नर में या उसके बेडरूम में मैंडरिन डक्स, वो भी रोज क्वार्ट्स में रेकमेंड करते हैं। ये क्रिस्टल्स हैं कुछ यहाँ पे, तो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हम रेकमेंड करते हैं क्रिस्टल हीलिंग में वैसे तो, लेकिन फेंग शुई में भी ये काम आते हैं। क्रिस्टल्स मेडिटेशन में भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। दे हेल्प यू टू फोकस योर थॉट्स सो दैट आप इधर उधर की बातें ना सोचें और मेडिटेशन का जो उद्देश्य है उसे पूरा कर सकें। और ये जितनी स्टडीज हैं आई थिंक इसके लिए पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, बिकॉज आई थिंक यूं ही कोई नहीं सीख सकता, राइट? एवरीथिंग इज लॉजिकल। इज डज इट कम अंडर पैरानॉर्मल स्टडीज आल्सो? क्या इसमें भी आता है ये? पैरानॉर्मल एक्चुअली दीज आर ऑल मिस्टिकल साइंसेस, बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगी कि सिर्फ नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। ऑफ कोर्स नॉलेज इज द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू लर्न फ्रॉम सम अदर मास्टर्स। उसके अलावा प्रैक्टिस या साधना जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो हर टेक्निक पे आपको साधना करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि आप उससे रेलेवेंट स्किल अपनी डेवलप कर सकें। एंड थर्डली ऑफ कोर्स द राइट एटीट्यूड एंड द इंटेंशन। आप किस इंटेंशन से क्लाइंट को ट्रीट कर रहे हैं, या क्लाइंट न भी हो, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको लगता है कि कोई सफ़र कर रहा है, तो आपका इंटेंशन क्या है। रेकी अपने आप फ्लो होने लगती है अगर कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है। जनरली रेकी के लिए कहा जाता है, रेकी तभी दी जाती है किसी को जब कोई आपसे रिक्वेस्ट करे, लेकिन आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई रोड पे पड़ा हुआ है वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा। तो योर इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम गलत इंटेंशंस के साथ में ये एनर्जी हीलिंग कभी नहीं कर सकते, वरना वो इफेक्टिव नहीं होती। Okay, so that means all in all the end it's also based on checks, belief and some science is also behind it. Right. Thank you so much friends for such a wonderful information. So friends, this is all about life and life for this week. अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।